हेलो स्टूडेंट्स, यू अजीत सर हियर अगेन विद द टॉपिक द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक ठाक चल रही होगी। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ से हमेशा तैयार रहता हूँ। तो स्लेवरी मतलब दास प्रथा। आज हमारे यहाँ सर्वेंट रखते हैं हम लोग, लेकिन उन्हें हम पेमेंट देते हैं और वो सर्वेंट जब चाहे जब छोड़ के जा भी सकते हैं। लेकिन दास जो था ना, वो खरीदा जाता था। सर्वेंट खरीदे नहीं जाते हैं। लेकिन आज हम सर्वेंट रखते हैं तो कितना नॉर्मल हमें फील होता है। मतलब कुछ ऐसा फील नहीं होता, हम रख सकते हैं, बहुत नेचुरल लगता है, बस पैसा पे करना है। लेकिन अगर हम ये कहें कि किसी दास को खरीदना है तो आप कहेंगे अरे ये तो बहुत ख़राब बात है। लेकिन उस वक्त इसी तरह से ये भी नॉर्मल था, तो लोगों को लगता था कि बहुत ही नेचुरल है, दास होते हैं, पैदाइशी होते हैं और उन्हें ख़रीदा जा सकता है। लेकिन जो लिबरल माइंडेड पीपल थे वो इसका विरोध भी करते थे। तो कोई भी मनुष्य जो मनुष्य के खिलाफ इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं करेगा वो विरोध करेगा ही। तो एवोल्यूशन माने समूल नष्ट कर देना, हमेशा के लिए ख़त्म कर देना एवोल्यूशन। वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जैकोबिन रिजीम। तो जैकोबिन रिजीम का देखिए तीसरी बार यहाँ पे इस पार्ट में जिक्र हो रहा है। तो रेन ऑफ टेरर तो बड़ा ख़राब था, लेकिन कुछ अचीवमेंट्स भी थे उस समय। तो जैकोबिन रिजीम की एक बहुत बड़ी देन थी ये। वाइज द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज। देखिए जैसे अंग्रेज़ की कॉलोनी भारत था, उस तरह से फ्रांस की कॉलोनीज भी थी जगह जगह। तो फ्रांस में स्लेवरी तो नहीं थी, लेकिन फ्रेंच कॉलोनीज़ में जो स्लेवरी थी वो चल रही थी, तो उसको ख़त्म किया इस जैकोबियन रिजीम के दौरान रॉबेस्पेरी गवर्नमेंट ने। द कॉलोनीज़ इन द कैरेबियन, जैसे जो कैरेबियन द्वीप है आपको मिल जाएगा ये अमेरिका के नज़दीक। आप समुद्र में देखेंगे तो मैं देखिए मैप दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। मार्टिनिक या गुडेलप और सैन डोमिंगो, ये सब द्वीप हैं बहुत छोटे छोटे। और इम्पोर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कम्युनिटीज सच एज टोबैको है, इंडिगो है यानी नील, और शुगर, कॉफ़ी, इन सब की सप्लाई करने की बहुत इंपॉर्टेंट द्वीप थे ये सब के सब। तो वर्ल्ड मैप में अगर आप देखें एटलस में, तो कैरेबियन यहाँ पे है, यानी ये है अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पर एक कैरेबियन द्वीप फैले हुए हैं। तो एक मैप और हम ले लेते हैं। ये देखिए आप, ये पूरा कैरेबियन द्वीप है, और ये रहा सैन डोमिंगो, ये रहा मार्टिनिक, और ये रहा ग्वेडलप जो अभी हमने टेक्स्ट में पढ़ा था। तो इस तरह से समुद्र में फैले हुए द्वीप हैं, और ये अटलांटिक ओशन है जहाँ पर ये फैले हुए हैं। और आपने क्यूबा का बड़ा नाम सुना होगा, देखिए ये है क्यूबा, ये है हवाना, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं फ़िलहाल। तो यहाँ पे प्लांटेशंस एग्रीकल्चर हुआ करती थी, जिसकी डिमांड यूरोप में थी और अमेरिका में भी थी। तो यहाँ जो सप्लाईज होती थी वो टोबैको यानी तम्बाकू हो गया, इंडिगो हो गया, शुगर है कॉफ़ी, और कॉफ़ी के लिए शुगर की तो आवश्यकता पड़ती है भाई मीठा करने के लिए। बट द रिलक्टेंस ऑफ यूरोपियंस, मतलब अनिच्छा जब आपकी होती है कि भाई कोई हमारी इच्छा नहीं हुई काम करने की, तो रिलक्टेंस। तो यूरोपियंस नेशंस जैसे पुर्तगाल हो गया, ब्रिटेन हो गया, इन सब की, फ्रेंच हो गया, कॉलोनीज़ थी। तो जो यूरोपियंस थे वो जाकर बाहर काम करना नहीं चाहते थे। डिस्टेंट एंड अनफेमिलियर लैंड्स, मतलब जो दूर के दराज के जो इलाके थे वहाँ नहीं जाकर काम करना चाहते थे। तो इससे क्या हो गया, शॉर्टेज ऑफ लेबर हो गई प्लांटेशंस में। प्लांटेशंस आप जानते हैं, सिटी प्लांटेशन है, कॉफ़ी प्लांटेशन है, बहुत दूर दूर तक बड़े बड़े क्षेत्र में फैले हुए होते हैं, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। सो दिस वाज मेड बाय ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। तो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड इतिहास में, हिस्ट्री में फेमस है। तो लेबर की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए ट्रेड, जिसे ट्रायंगुलर यानी त्रिकोणीय स्लेव ट्रेड शुरू हुआ, यानी दासों की खरीद फरोख्त और ले जाकर उन्हें प्लांटेशंस एग्रीकल्चर में भेज देना उनके मालिकों को, जहाँ पर ये मजदूरी का काम करेंगे। तो मज़दूरों की कमी पूरी हो जाएगी। और ये ट्रेड होता था यूरोप, अफ्रीका और अमेरिकाज़ के बीच में, और ये 17वीं सेंचुरी में शुरू हुआ और पुर्तगाल ने इसमें लीड किया था। अब आप ये फिगर देखिए, तो ये है अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और ये है कैरिबियन आइलैंड्स। तो यूरोप से लोग आते थे वेस्टर्न अफ्रीका में, क्योंकि यहाँ पर स्लेब्स उन्हें मिल जाते थे जिन्हें वो ख़रीदते थे। लेकिन कैसे ख़रीदते थे, तो अपने साथ जो सामान लेके आते थे, टेक्सटाइल है, रम है, मतलब शराब की एक वैरायटी है, और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, और मिशन है, गन वगैरह लेके आते थे। यहाँ पर देखकर यहाँ से स्लैब्स खरीदते थे, इनको लेके यहाँ जाते थे। और यह है मिडिल पैसेज, यानी जो बहुत ही, मतलब जो जर्नी होती थी यहाँ पर, तो यहाँ पे स्लैब्स को पैक्ट करके रखा जाता था, उनके पैरों को बांध कर जकड़ के रखा जाता था। कई स्लैब्स तो मर जाते थे रास्ते में, लंबी जर्नी होती थी समुद्र के मार्ग से। तो इन्हें कैरिबियन आइलैंड ले जाया जाता था, अमेरिका में भी ले जाया जाता था, वहाँ बेचा जाता था, और बदले में वहाँ से प्रोडक्ट ली जाती, जैसे शुगर हो गया, कॉफ़ी हो गया, लेके और फिर वो अपना रवाना होते थे यूरोप में। शुगर, टोबैको, कॉटन यूरोप को लेके जाते थे। तो ये सप्लाई यहाँ से लेते थे, और यहाँ पे प्लांटेशंस एग्रीकल्चर में जो लेबर रिक्वायरमेंट थी उसके लिए वो स्लेब्स यहाँ से खरीद के लेके आते थे, और अच्छा खासा स्लेब ट्रेड में पैसा था, प्रॉफिट था। तो यहाँ बेच के, और इस तरह से ट्रायंगुलर यहाँ पे। और हम फ्रांस की बात करें तो बॉर्डेक्स है और नैंटेस है, ये सब पोर्ट्स यहाँ पर यूज़ होते थे। तो ज़्यादा डिटेल में जानकर क्या करेंगे, ये ट्रायंगुलर बन गया यहाँ पे, ये स्लेब ट्रेड हो गया आपका, यानी यूरोप टू वेस्टर्न अफ्रीका, देन टू अमेरिकाज, देन अगेन टू यूरोप। तो यहाँ से सामान ला के यहाँ पे बेच कर स्लेब खरीदना, फिर स्लेब ले जाके बेच कर वहाँ से सामान खरीदना, फिर यूरोप में ले जाकर बेचना। तो ये ट्रायंगुलर ट्रेड हो गया। फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बॉर्डेक्स एंड नैंटेस। तो बोर्डे और नैंटेस के पोर्ट्स का यूज़ होता था
टू द अफ्रीकन कोस्ट, अफ्रीकन कोस्ट में जाते थे जहाँ से वो लोग स्लेब्स को खरीदते थे लोकल चीफिन से, मतलब जो वहाँ के कबीले के सरदार वगैरह होते थे। अब ये समझ लीजिए कि भाई कोई बेचने वाला भी तो वहाँ पे होगा। अब ज़बरदस्ती पकड़ लाते थे, बंदूक की नोक पे पकड़ लाते थे, बहुत कुछ है, अब क्या करेंगे जान के आप। ब्रांडेड एंड सैकल्ड, उन पे मोहर लगा दी जाती थी कि भाई पता तो होना चाहिए ना किसके हैं ये। उनमें जंजीरें जकड़ दी जाती थी, पता चला कि एक का दायां पैर दूसरे का बायां पैर जकड़ दिया गया। पैक टाइटली इंटू शिप्स में उनको ठूंस दिया जाता था। 3 महीने की लॉन्ग जर्नी हो जाती थी कम से कम अटलांटिक से करेबियन तक जाने में, जो मैंने मिडिल पैसेज आपको बताया था। There they were sold to plantation owners, and the exploitation of slave trade made it possible to meet the growing demand in European markets for sugar. तो शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो की जो यूरोप में डिमांड थी उसको पूरा करने के लिए प्लांटेशन एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन चाहिए था, तो मजदूरी यानी मजदूरों के बिना हो नहीं सकता था। तो इस प्रकार से ट्रायंगुलर ट्रेड से ये सारा काम पूरा हो रहा था, ग्रोइंग डिमांड यूरोप में पूरी हो रही थी। पोर्ट सिटीज़ लाइक बॉर्डर्स एंड नेंटेस ओन देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू द फ्लोरिशिंग स्लेव ट्रेड। तो ये दास व्यापार से बहुत पैसा कमाया, जैसे बॉर्डर्स है, नेंटेस है, तो ये फ्रेंच के पोर्ट्स हैं, आपके मैप में है, ये सिलेबस है मैप में, ये आपको लोकेट करने पड़ेंगे। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वर लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। तो भाई स्लेवरी इनह्यूमन है ना, तो अगर देखा जाए तो 18th सेंचुरी जिसमें आपके वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन जिस ईयर में बने तो सारी ईयर आ जाएंगे, तो फ्रांस में उतना क्रिटिसिज्म इस पर नहीं था। द नेशनल असेंबली हैड लॉन्ग डिबेट्स, इस पर लॉन्ग डिबेट हुई जब मोनार्की लिमिट की गई और कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बना, कि क्या जो राइट्स ऑफ मैन जो डिक्लेयर किए गए हैं क्या वो फ्रेंच सब्जेक्ट्स पे भी लागू होंगे जो कॉलोनीज़ में रहते हैं, मतलब जहाँ पे फ्रेंच कॉलोनीज़ है फ्रांस में, तो ख़त्म किया गया था। बट इट डिड नॉट पास एनी लॉज, लेकिन डिस्कशन हुआ, लोगों का मन भी रहा होगा, लेकिन कोई कानून पास नहीं किया गया कि भाई फ्रेंच कॉलोनीज़ में ख़त्म किया जाए। फेयरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जो बिजनेसमैन है जो इस ट्रेड में लगे हुए हैं ट्रायंगुलर ट्रेड में, वो नाराज़ होंगे, तो उनकी इनकम जो है वो इसी पे डिपेंड थी स्लेव ट्रेड पे। तो आप जानते हैं ना जो वेल्दी पीपल होते हैं उनका बड़ा प्रभाव होता है कानून बनवाने में, बजट पास कराने में। इट वाज फाइनली द कन्वेंशन, हाँ 1794 में जो कन्वेंशन था, यानी जो रॉबर्ट पेरी की जो गवर्नमेंट थी उसने ज़रूर स्लेवरी को ख़त्म किया था इन द फ्रेंच ओवरसीज़ पोजीशंस। तो समुद्र के पार जो भी फ्रेंच कॉलोनीज है वहाँ पर स्लेवरी ख़त्म, तो ये बड़ी खुशी की बात थी। दिस हाउएवर टर्न्ड आउट टू बी ए शॉर्ट टर्म मेजर, लेकिन थोड़े समय तक ही रह पाया क्योंकि 10 साल बाद नेपोलियन ने इसे दोबारा लागू कर दिया था। प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड द फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू इनस्लेव अफ्रीकन निग्रोज। तो भाई जब दोबारा लागू कर दिया गया तो जो प्लांटेशन ओनर्स थे उन्हें इजाज़त मिल गई कि वो स्लेव्स को रख सकते थे अपने यहाँ, उन्हें फ्रीडम मिल गई इस चीज़ की। तो अफ्रीकन निग्रोज वर्ड तो आपने सुना होगा, अफ्रीकन पीपल के लिए, घुंघराले बाल वालों के लिए प्रयोग किया जाता है। परसूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, तो ये स्लेव फिर से शुरू हो गया। स्लेवरी वाज फाइनली अबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। वो जाके 1848 में जब वो दोबारा रिपब्लिक बनता है, मतलब 1792 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है उससे नहीं, 1848 में जब रिपब्लिक घोषित होता है दूसरी बार फ्रांस, तो ये स्लेवरी कॉलोनीज़ में भी ख़त्म कर दी जाती है, लेकिन उसको हम बाद में पढ़ेंगे क्लास 10th में। तो फिलहाल आप बस इतना ही समझ लीजिए कि कब ख़त्म की गई थी, 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। निग्रोज की डेफिनेशन यहाँ दी गई है। किसी को निग्रो कहिए आप, अपने मतलब देश में किसी को कह दीजिए निग्रो कहेंगे तो बड़ा ख़राब लगेगा, डेरोगेटरी टर्म एक प्रकार से। और एमेंसिपेशन को होता है छुटकारा, मुक्ति, तो द एक्ट ऑफ फ्रीइंग। तो एमेंसिपेशन फ्रॉम स्लेवरी और रॉबर्सपेरी के समय मिली थी और बाद में 1848 के बाद कम्प्लीटली। यहाँ पे एक इमेज दी गई, इस इमेज को देख लेते हैं। द एमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स, द प्रिंट ऑफ 1794 डिस्क्राइब द एमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स। तो यहाँ पर स्लेव्स की मुक्ति और उनकी स्वतंत्रता को दिखाया गया है। देखिए अब आपके कोर्स में सोर्स बेस्ड और केस बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, यानी आपको इमेज दी जाएगी, कोई इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द ट्राइकलर बैनर ऑन टॉप कैरी स्लोगन, तो स्लोगन है द राइट्स ऑफ मैन, इसमें लिखा हुआ है फ्रेंच भाषा में। द इंस्क्रिप्शन बिलो रीड्स, और उसके नीचे जो इंस्क्रिप्शन है वो ये है, द फ्रीडम ऑफ द अनफ्री, मतलब द फ्रीडम ऑफ द अनफ्री। तो अनफ्री कौन थे? स्लेव थे, तो स्लेव्स की फ्रीडम के बारे में लिखा गया है। और फ्रेंच वुमेन प्रिपेयर्स टू सिविलाइज द, देखिए सभ्य बनाना, मतलब ये लोग जंगली टाइप के हैं ना, तो उनको देखिए कपड़े दे रही है फ्रेंच वुमेन कि अब आप लोग जो आज़ाद हो, अब हम लोगों जैसे आप रहो। एंड अफ्रीकन एंड अमेरिकन इंडियन स्लेव्स, तो अफ्रीकन और इंडियन स्लेव्स यहाँ पे घोषित किया गया, गिविंग देम यूरोपियन क्लोथ्स टू वियर। और देखिए ये फ्रेंच, ये इस औरत का साथ दे रहा है कि नाउ यू आर लाइक अस, और ये इसका साथ दे रही है कि नाउ यू आर लाइक अस। तो सिविलाइजेशन में अब आप एंट्री करिए, नाउ यू आर लाइक अ फ्री मैन। तो ये छोटा सा पोर्शन था, यहाँ पे समाप्त हुआ। और इसके बाद जो अगला है द रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ, उसे हम अगले पार्ट में टेकअप करेंगे। तो ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।